जब फायर अलार्म बजना शुरू हुआ तो हर कोई हैरान था। आमतौर पर हम सभी मिस्टर ग्रीनफील्ड से मिले ब्रेक को एंजॉय कर रहे थे। हम लाइन्स और इक्वेशंस के बारे में बात करते, लेकिन ये बात अजीब थी कि अप्रैल के मौसम में बारिश और ठंड पड़ रही थी। हमारी खिड़की के बाहर असेंबली ग्राउंड दिखाई देता था। पूरी क्लास खड़ी हो गई। केली ने मुझे देखा और मैंने उसे आंख मारी। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं बता सकता था कि हमारे साथ चीजें अच्छी चल रही थीं। अगर मैं इस वीकेंड अपने डैड से कार की चाबी ले लूं, तो मैं शायद उसे कहीं बाहर ले जा सकता हूं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये मुझे पागलपन लगता है कि उस समय मेरे दिमाग में बस एक सुंदर लड़की को डेट पर ले जाना और ज्योमेट्री के लेक्चर में एक और 1 घंटे तक जागे रहने की कोशिश करना था। मुझे अभी भी उस दिन स्कूल लॉकडाउन के बारे में सोचकर बुरे सपने आते हैं। और ये सब अलार्म से शुरू हुआ। इससे पहले कि हम फायर ड्रिल के लिए लाइन बना पाते, क्लास के बाहर से कोई चिल्लाया। इसका हम सभी पर गहरा असर पड़ा। मिस्टर ग्रीनफील्ड हैरान रह गए, फिर सभी को वहीं रहने का इशारा किया जहां वे थे। वह दरवाजे के पास गए और अपना सिर बाहर हॉलवे में डाल दिया। हमारी क्लास शांत थी। जोई, मेरा दोस्त ग्लेन, मेरे पीछे डेस्क की रो से फुसफुसाया, तुम्हें लगता है कि ये असली आग है? मुझे नहीं पता, पर अगर एक और चीख थी, ये उसके करीब थी। हॉलवे के ठीक नीचे से आई थी। मिस्टर ग्रीनफील्ड ने अपना सिर इतनी तेजी से पीछे धकेला कि वे फिसल गए और एक डेस्क से टकरा गए। कई स्टूडेंट्स ने उनकी मदद की और पूरे समय उनसे सवाल पूछते रहे। ग्रीनफील्ड ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, फिर ताला लगा दिया। सभी लोग शांत रहो और अपने डेस्क के नीचे चले जाओ, मिस्टर ग्रीनफील्ड ने लाइटें बंद करते हुए कहा। मैं एक पल के लिए छिचका, लेकिन हम सभी अंधेरे कमरे में भी अपने टीचर के चेहरे पर डर देख सकते थे। हॉलवे से एकमात्र रोशनी दरवाजे में लगी कांच की खिड़की से रिस कर आ रही थी। हम सभी अपने डेस्क के नीचे झुककर बैठे हुए या घुटनों के बल बैठे हुए थे। उसकी चीख फिर से शुरू हो गई। कई आवाजें, इस बार सब बंद हो गईं। वो सारी आवाजें पास से आ रही थी। केली अपने टेबल के नीचे बैठी थी और मेरी ओर देख रही थी। उसने कहा, क्या हो रहा है? मैं बस कंधे उचका सकता था। मैं पहले भी एक बार लॉकडाउन में था, जब मैं मिडिल स्कूल में था, लेकिन ये अलग महसूस हुआ। दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। उसका ढांचा हिल गया। मेरे कुछ क्लासमेट्स हाँफने लगे। मेरे कुछ क्लासमेट्स हंसे भी। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। शायद डर के मारे उन्होंने ऐसा किया। ग्रीनफील्ड अपनी बड़ी टेबल के पास बैठे हुए थे। आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। वह डेस्क की सतह पर चारों ओर महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उनका हाथ कैंची के चारों ओर लिपटा हुआ था। क्लास के दरवाजे पर एक और झटका हुआ और अब खिड़की में एक फिगर दिखाई दे रही थी। शीशा धुंधला था, इसलिए फिगर का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन हॉलवे में जो भी खड़ा था वो बहुत ही हट्टा कट्टा था। मैंने कुछ रोज पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी, लेकिन ये देखने के लिए बहुत अंधेरा था कि आवाज किसने की थी। किसी और ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, और विडंबना यह है कि दूसरा शोर पहले की तुलना में बहुत तेज था। फुसफुसाहट के बाद आए सन्नाटे में एक आवाज स्पष्ट हो गई। कोई क्लास के अंदर आने के लिए कुंडी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सावधानी से धीरे धीरे मैंने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और 3 नंबर डायल किए। मेरे पास 911 डिस्पैचर से कुछ भी कहने का समय नहीं था। कॉल कनेक्ट होते ही दरवाजा खुला। हॉल में जो भी था उसने ताले को लात मारकर तोड़ दिया होगा। मिस्टर ग्रीनफील्ड उछल पड़े। उन्होंने एक त्रिशूल की तरह कैंची पकड़ी हुई थी, लेकिन जो भी हॉलवे से आया था उसे कैंची मारने से पहले उस आदमी ने उन्हें जोर से मुक्का मारा। मेरे टीचर पहले टेबल पर गिरे, फिर टेबल से जमीन पर। उस आदमी ने फिर लाइट्स चालू कर दी। केली चिल्लाई और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी चिल्लाए। मेरा रिएक्शन ऑपोजिट था। मेरा गला कसकर चिपक गया था, जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो। वो आदमी कम से कम 6.5 फीट लंबा था। उसकी गर्दन पर टैटू था और उसके चेहरे पर घाव के गहरे निशान थे। उसके बाल नहीं थे और उसकी आईब्राउज भी नहीं थी, और उसने चमकीले ऑरेंज कलर का जंप सूट पहना हुआ था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वो एक कैदी था, या भागा हुआ कैदी था, या वो भागा हुआ कोई क्रिमिनल था जो हमारी क्लास में आकर खड़ा हो गया था।
पहले वाले के पीछे से एक आदमी आया। ये आदमी उससे छोटा था, लेकिन उसने भी जेल की वर्दी ही पहनी हुई थी। जब उसकी छोटी छोटी आंखों ने कमरे के चारों ओर देखा, हमें उनमें से कुछ को पकड़ना चाहिए और खुद को जिम में बंद कर देना चाहिए, छोटे कैदी ने उस बड़े आदमी को सुझाव दिया। लंबे आदमी ने सिर हिलाया। हमारे पास समय नहीं है, पुलिस वाले सीढ़ियों के ऊपर हैं, उन्होंने ब्रैडी को पकड़ लिया है। उस छोटे कैदी ने गुर्राना शुरू कर दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। तुमने ताला तोड़ दिया? यही रास्ता था। उस बड़े आदमी ने मिस्टर ग्रीनफील्ड की टेबल को दरवाजे के सामने धकेल दिया। फिर दरवाजे को अच्छे से लॉक करने के लिए एक बुक शेल्फ और कुछ कुर्सियां लगा दी। जब वो ये सब कर रहा था तो छोटा कैदी हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगलियां चटका रहा था। ठीक है बच्चों, अगर तुम सब हमारी बात मानोगे तो तुम सब बहुत जल्द ही अपने मॉम एंड डैड के पास जा पाओगे। केली फर्श पर मेरे बगल में बैठने के लिए पीछे हट गई। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया। मैं पीछे हट गया। वो आदमी क्लास के बीच में चल रहा था। करीब से देखने पर वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखों के बीच एक नदी की तरह स्कार्स थे। उसकी आंखें बस हमें घूर रही थीं। उस आदमी के बहुत बड़े बड़े मसल्स थे और उसके कंधे बहुत चौड़े थे। वो हमें किसी राक्षस की तरह देख रहा था। उसके हाथ एकदम बॉडी बिल्डर्स की तरह बड़े बड़े थे। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी क्षण दरवाजे के नीचे से धुएं का गुबार रिसने लगा। कैदी ने हमें अपशब्द कहे और ग्रीनफील्ड की टेबल की ओर भागा। वो कुछ ढूंढने लगा, शायद कोई हथियार। वो घबराया हुआ लग रहा था। टैटू वाला आदमी बहुत शांत लग रहा था। वो क्लास में आए धुएं को बस घूर रहा था। जब धुआं मुझ तक और केली तक पहुंचा तो हम दोनों को खांसी होने लगी। मुझे बाद में पता चला कि ये आंसू वाले गैस थे और पुलिस क्लास के दरवाजे के बाहर ठीक दूसरी तरफ थी। तब मुझे बस इतना पता था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखें लाल थीं और मेरी आंखों से पानी आ रहा था। केली ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं और मैंने उसे गले लगा लिया। मैं उस छोटे आदमी को ढूंढ नहीं सका, लेकिन दूसरा आदमी एक बार भी नहीं खांसा। वो शांति से खिड़कियों के पास चला गया। बाहर देखते हुए मेरी टेबल से सबसे नजदीक वाली खिड़की पर रुक गया। ये वही खिड़की थी जिसे मैं 10 मिनट पहले देख रहा था, जब फायर अलार्म बज रहा था। जब हमने एक पल के लिए आंखें मिलाईं तो कैदी ने क्लास की ओर देखा। वो आदमी जितना भयानक लग रहा था, मुझे नहीं लगा कि वो हम में से किसी को चोट पहुंचाना चाहता था। वो ऐसा कर सकता था। वो आदमी हमें अपना हॉस्टेज बना सकता था, लड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने खिड़की खोल दी। मुझे हैरानी हुई कि इतना बड़ा होने के बावजूद वो खिड़की में कैसे घुस गया। कैदी बहुत चुस्त और फुर्तीला था। उसे लगा कि वो शायद पुलिस वालों से बच सकता था। वो आदमी उन लोगों में से लग रहा था जो सोचते हैं कि वो सुपर हीरो हैं। कूदने से पहले उसने एक शब्द भी नहीं बोला। एक पल में वो वहां था, दूसरे ही पल वो गिर गया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। जब पुलिस वाले बैरिकेड को तोड़ रहे थे और कमरे में आंसू गैस भर रहे थे तो वो छोटा कैदी चिल्ला रहा था और उसने सरेंडर कर दिया। मैं खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा। हमारी क्लास की खिड़की के नीचे बहुत सारे नुकीले पत्थर थे जिस पर वो बड़ा कैदी गिर गया था। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसके चेहरे के चीथड़े उड़ गए थे। खून का एक पतला पूल घास में बह रहा था। मुझे बाद में पता चला कि सुबह वो 3 जेलर्स जेल से भाग गए थे और उस दौरान उन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या कर दी थी। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन लगता है कि उस बड़े आदमी ने सुसाइड करने का फैसला किया। जब मिस्टर नॉरिस ने क्लास में सभी को घर से कोई पुरानी या हिस्टोरिक चीज लाने के लिए कहा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि मैं क्या लाऊंगा। मेरी दादी ने मेरे लिए एक रिकॉर्ड प्लेयर, पीतल और लकड़ी से बनी एक विशाल चीज और साथ में विनाइल का एक बॉक्स छोड़ा था, बिल्कुल रेट्रो। मुझे लगा कि ये हिट होगी, लेकिन उससे पहले ही एलन उस डरावने बक्से के साथ आया और मैंने अपने लाइफ का सबसे बुरा दिन एक्सपीरियंस किया। अगर मैं उन्हें सच बताऊं तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता और उन्हें दोष देना कठिन है। अगर मैं उस लॉकडाउन से नहीं गुजरा होता तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। एलन उस दिन क्लास में आया। क्या ये लैटिन है? मिस्टर नॉरिस ने एलन से पूछा। जब उसने बॉक्स लाया,
एलन मुस्कुराया और कंधे उचकाए। मुझे पता नहीं, ये मेरे परिवार में हमेशा से रहा है। क्या तुम लैटिन पढ़ते हो? नॉरिस ने पूछा। नहीं। नॉरिस ने बॉक्स को इस तरह और उस तरह घुमाया। ये जूते के डिब्बे से थोड़ा छोटा था और गहरे लाल रंग की लकड़ी से बना था, जिसमें लेटर्स और सिंबल्स कटे हुए थे। कंटेनर चमकदार था, जैसे उसे हाल ही में पॉलिश किया गया हो। हालांकि ये मुझे अट्रैक्टिव लगा। ज्यादातर क्लास ट्यूनिंग कर रही थी। बाहर बहुत तेज धूप थी और हम गर्मियों की छुट्टियों के बहुत करीब थे। क्योंकि हम स्कूल में सबसे सीनियर्स थे, वो हमारे कॉलेज के पहले की आखिरी छुट्टी होगी। एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर इतना ध्यान कौन देगा? मिस्टर नॉरिस इस बॉक्स को अपने आई लेवल तक लेके आए। खैर, मैं थोड़ा लैटिन पढ़ सकता हूँ, उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि ये कलाकृति जो तुम लाए हो एलन, ये बहुत पुरानी है। एलन फिर मुस्कुराया और मैं बता सकता हूँ कि वो अटेंशन पाकर बहुत खुश था। वो उस तरह का लड़का नहीं था जिसके बहुत सारे दोस्त हों, या कोई दोस्त जहां तक मैं बता सकता हूँ। एलन ने हमारी ज्यादातर क्लासेस पीछे के रो में हुड ऊपर करके ईयरबड लगाकर अपनी ही दुनिया में खोए हुए बिताई। बॉक्स के बारे में कुछ बात मुझे परेशान कर रही थी। इसमें एक भयावह भावना थी और जब मिस्टर नॉरिस ने इसे खोला तो मुझे हैरानी हुई। कुछ नहीं हुआ, कुछ निशान फीके हैं, नॉरिस ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ। मूल रूप से यह कह रहा है कि बॉक्स के अंदर एक अदृश्य भूख फंसी हुई है और एक चेतावनी है कि आपको इसे कभी जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपने दुश्मनों के बीच में ना हो। अरे क्लास, क्या हम दुश्मन हैं? ये इस पर निर्भर करता है अगर आप हमारे कल का क्विज कैंसिल कर दें, मैंने जवाब दिया। इस पर हमारे टीचर को कुछ हंसी और मुस्कान मिली। उन्होंने अपना गला साफ किया और धीरे धीरे उस भाषा में पढ़ा जिसे मैं नहीं पहचानता था। लैटिन, मुझे लगता है। फिर पहले तो कुछ नहीं हुआ। काफी देर बाद ढक्कन अपने आप खुल गया। एलन हैरान रह गया। अब ये क्या हो रहा? मिस्टर नॉरिस ने शुरुआत की। वो चिल्लाए। मोटर तेल की धार की तरह स्याही वाली उंगलियां डिब्बे से बाहर निकल रही थीं। वे तब तक एक साथ मिक्स हो गए जब तक कि वो फर्श पर छिटक नहीं गए। फिर वो 20 या 30 शैडो मॉन्स्टर्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से हर एक शायद 3 फीट लंबा था। उन्होंने मुझे भूतों की याद दिला दी। वो फीचरलेस थे, वो केवल एक शैडो थे। मेरे क्लास के सभी बच्चे चिल्लाए। मैं अपनी सीट से चिपका हुआ था, मॉन्स्टर्स को घूर रहा था, सोच रहा था कि यह क्या चल रहा है। सोच रहा था कि क्या यह कोई चाल थी। शायद बॉक्स एक प्रोजेक्टर था और वे होलोग्राम थे। स्याही वाले चीजों में से एक ने एलन की छाती के चारों ओर लंबे अंगों को लपेटते हुए उस पर कूद पड़े। मॉन्स्टर एलन के चेहरे की ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल दी और उसके जबड़े को तब तक चौड़ा और चौड़ा खींचता रहा जब तक कि मैंने टेंडन फटने की आवाज नहीं सुनी। एलन चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह में नपुंसक द्रव बह गया और केवल गीली गूंज निकली। 1 सेकंड के बाद एलन ने अपना मुंह बंद कर लिया और शांति से क्लास के चारों ओर देखा। हम सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि मिस्टर नॉरिस भी। बहुत देर हो जाने तक हम में से किसी ने भी दूसरे प्राणी को टीचर के पीछे की दीवार पर चढ़ते हुए नहीं देखा। वो उनकी पीठ पर उछला और एलन की तरह उसने जबरदस्ती उनके मुंह में अपना रास्ता बना लिया। इससे क्लास की सारे टेबल्स और कुर्सियां उड़ गईं और हम क्लास से बाहर भागने के लिए छटपटा रहे थे। बच्चे पागलों की तरह एक दूसरे से टकराए, फिसले और एक दूसरे से टकरा कर गिर गए। ये केओस था। पूरे समय वो शैडो मॉन्स्टर्स इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जिस किसी पर उनका हाथ लगता वो उनमें रेंग जाते। मैं कुछ दूसरे लोगों के साथ क्लास से बाहर निकला। आखिरी बात जो मैंने सुनी वो फ्रंट डेस्क से फोन पर मिस्टर नॉरिस की थी। संभावित खतरा, मैंने उन्हें कहते हुए सुना। हमें स्कूल में लॉकडाउन करना होगा। एक लॉकडाउन? हम बॉक्स की चीजों के साथ स्कूल में फंस गए थे। कहीं किसी ने फायर अलार्म खींच लिया। सारे बच्चे हॉलवे में उमड़ घुमड़ कर आए। अपनी क्लास में वापस जाओ, मैं भीड़ से लड़ते हुए चिल्लाया। ये सेफ नहीं है, ये। वो सारे क्रिएचर्स हॉल में आ गए। रेड इमरजेंसी बल्ब्स चालू हो गई। हर जगह चीख पुकार और राक्षस थे। मेरे क्लासमेट्स को नीचे खींच रहे थे और उन्हें उनके जबड़े खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस सारे पागलपन में मैं सिक्योरिटी गार्ड के रूम में घुस गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया।
किसी ने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बस एक बॉल की तरह सिमट गया और चीख को रोकने के लिए अपने कानों को ढकने की कोशिश की। शोर जल्द ही बंद हो गया, शायद मेरे कोठरी में जाने के कुछ मिनट बाद, लेकिन यह बहुत लंबा महसूस हुआ। मैंने 300 तक गिनती की, फिर धीरे से दरवाजा खोला। हॉलवे खाली था। हालांकि अपने छिपने के स्थान से कुछ कदम की दूरी पर मुझे हॉल के अंत में एक परछाई दिखाई दी। ये अभी भी अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी वाली लाइट से लाल चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं बता सकता था कि वो शैडो जो भी था वो मॉन्स्टर था, और वो बहुत छोटा था। वो मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के रूम में वापस जाने का सोचा, लेकिन मेरा क्लासरूम मेरे बहुत करीब था। इसके अलावा मुझे आशा थी कि वो आखिरी जगह होगी जहां राक्षस नजर डालेंगे, क्योंकि यहीं से ये सब शुरू हुआ था। मैं जितना हो सके चुपचाप भागा, कमरे के खुले दरवाजे में घुस गया और धीरे से उसे बंद कर दिया। एक संतोषजनक क्लिक के साथ ताला पलट गया। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। क्लास में अंधेरा था और शुक्र है वो खाली था। एलन का लकड़ी का बक्सा अभी भी खुला हुआ फर्श पर पड़ा था। कमरा ठंडा था और जैसे जैसे मैं कंटेनर के करीब गया ये और ठंडा होता गया। इतनी छोटी सी जगह से इतने सारे जीव कैसे निकल आए? इससे पहले कि मैं इसके करीब पहुंच पाता, मैंने किसी को बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए भयानक खड़खड़ाहट सुनी। खड़खड़ाहट तेजी से बढ़कर खरोंचने और फिर पटकने तक पहुंच गई। वे मुझे लेने के लिए आए थे। मैंने उत्सुकता से क्लास के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई निकास नहीं था, यहाँ तक कि कोई खिड़की भी नहीं थी। मेरी नजर डिब्बे पर पड़ी। ये हिल रहा था, लगभग गुनगुना रहा था। जैसे ही मेरे पीछे धड़कन जारी रही, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बॉक्स के लिए दौड़ा, लेकिन मेरा हर एक स्टेप पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल था। ये बिल्कुल दलदल में चलने जैसा था। बक्सा वापस लड़ रहा था। जब तक मैं वहां पहुंचा, मैं रेंगते हुए अपने हाथों और घुटनों के बल खड़ा था। मैंने ढक्कन को छुआ, लेकिन अपना हाथ झटक दिया। ये बहुत ठंडा था और मेरी कुछ स्किन उड़ गई। अपने दांत पीसते हुए मैंने फिर से कोशिश की। ढक्कन को इंच इंच घुमाते हुए दर्द से करहा उठा। अंत में ये बंद हो गया। बाहर हॉलवे में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो डरावनी चीख इतनी तेज हो गई कि मैं अपने कानों पर हाथ रख कर भी इसे रोक नहीं सका। वो आखिरी बात थी जो मैंने ब्लॉकआउट होने से पहले सुनी थी। जब मैं उठा तो स्कूल में लाइटें जल रही थीं। 2 पैरामेडिक्स मेरे बगल में घुटनों के बल बैठकर मेरी जांच कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर लाद दिया। भले ही मैंने जोर दिया कि मैं चल सकता हूँ, मैं केवल 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था, केवल निरीक्षण के लिए। फिर 1 हफ्ते बाद मैं स्कूल में वापस गया। किसी को याद नहीं था कि क्या हुआ था, और कोई नहीं, केवल मैं। हमारे प्रशासन ने इस घटना के लिए गैस रिजर्व को जिम्मेदार ठहराया और किसी भी अजीबता के लिए धुएं को जिम्मेदार ठहराया। एलन के बक्से का कोई निशान नहीं था और मैं उससे इस बारे में पूछने से अनिच्छुक था। मेरे सभी क्लासमेट्स आगे बढ़ने के लिए खुश लग रहे थे और मुझे लगता है कि मैं भी खुश हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने जो देखा उसे गैस रिजर्व से कैसे समझाया जा सकता है, लेकिन मैं किसी भी प्राचीन बॉक्स से निकले शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में बात नहीं कर सका।